हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, मेहनत हर हाल में करें और इतना करें कि आपकी सफलता ही आपका नाम बना दे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल का ये नवाब था, बंगाल का नवाब था, ठीक है। ये बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना की थी कहाँ? जो अभी भी है, बंदूक की कारखाना अभी भी है और वह है मुंगेर में, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब मुंगेर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखेंगे, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध की अगर हम चर्चा करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेज था, हेक्टर मुनरो अंग्रेज था, उस समय गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था। ये अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था और इधर से एक था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला कहाँ का था? अवध का नवाब था, अवध का नवाब, ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला था। एक और कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? मुगल शासक, मुगल शासक था। दो हुआ। और एक और सेना थी जो कि मीर कासिम की सेना थी, मीर कासिम की सेना थी, ठीक है। एक तरफ था अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था उस समय, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ा था बक्सर के युद्ध में, जिसमें से हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी, हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी और ये तीनों की संयुक्त सेना जो थी वो हार गई थी। और यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलेंगे। अगला नंबर सवाल पे, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड को डच बोला जाता है, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिहार में, बिहार की बात की जा रही है, तो बिहार में ये जो स्थापना की गई थी ये 1632 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। चौथा नंबर सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अब मीर कासिम की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। मीर कासिम, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। आगे चलेंगे, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में पाया जाता है। आगे देखेंगे छठा नंबर सवाल, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। आगे देखेंगे सातवां, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक जिसे सल्फर भी बोला जाता है, उसके साथ अगर रबर को हम गर्म करते हैं तो यह क्रिया जो होती है यह वल्कनीकरण की क्रिया होती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण की क्रिया कहलाती है। आठवां देखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की अगर हम बात करें कब की गई थी, तो ये 1873 ईस्वी में की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे इसका नाम था ज्योतिराव फुले। ये कौन थे? ज्योतिराव फुले थे, जिनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कहता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है।
अगर हम कोंकण तट की बात करें, यहाँ पे अगर हम कोंकण तट की बात करें तो यह कहलाता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कर्नाटक के जो तट हैं इसे कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। मालाबार तट की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल के जो तट होते हैं इसे मालाबार तट कहते हैं, जबकि कोरोमंडल तट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट शामिल होते हैं। आगे देखिए 10वां, नीली क्रांति का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन छोटा सवाल है, ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार देखिए हर सेट नहीं कर सकते, ये दूसरे बार प्रश्न आ रहा है। तो यह गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। रहीमतुल्ला सियानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी। कब थे अध्यक्ष? 1896 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसे 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गाया गया था, वही कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखेंगे 12, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आप BBI की श्रेणी में रख सकते हैं और इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चंस बहुतों बार पूछा जा चुका है। थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो ये बल्ब के आविष्कारक माने जाते हैं, बल्ब के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन को माना जाता है। सीवी रमन को माना जाता है। सीवी रमन को किस लिए जाना जाता है? रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। और इन्हें नोबेल भी मिल चुका है, रमन इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल मिला है 28 फरवरी 1930 ईस्वी को, तो इसे भी आप याद रखें। आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत जो कि राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, यह 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी को इसे अपनाया गया था, इसे याद रखें। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, ये बताना है। ये क्वेश्चंस अटपटा नहीं है, एकदम शूटेबल क्वेश्चन है, किसी भी तरह से आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन जो कि वृक्षों की कटाई के लिए, या चिपको आंदोलन वहाँ के लोगों के द्वारा किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके जो प्रणेता हैं इसे मेधा पाटेकर कहा जाता है, मेधा पाटेकर कहा जाता है। हर एक पॉइंट को आप नोट करें, हर एक क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है। चिल्का बचाओ आंदोलन, सबसे पहले जाने कि चिल्का है क्या। तो चिल्का एक झील है, चिल्का झील है जो मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का झील की अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी झील है ये, एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये लैगून झील भी है, लैगून झील है, ये लैगून झील है। और ये इतनी बड़ी लैगून झील है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इस तरह से हर एक चीज को यहाँ पे देखते जाना है। आगे देखेंगे 15, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में किनके द्वारा? तो ये एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किए थे। तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद हम
पहले भी कह चुके हैं, संसद जो बनता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से निर्मित होता है। और दो शत्रुओं के बीच की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे, ऋतु संहार पुस्तक का नाम है, कुमार संभव, रघुवंशम, ये किसकी रचनाएं हैं? आप क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा आपको कि ये किनकी रचनाएं हैं। तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। ये किनकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण की बात कर रहा है, किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे देखें, नरसिंह वर्मन के द्वारा यह बनाया गया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा। 19 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिर्फ राज्य की बात पूछी जा रही है। अगर इससे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से पहले जाना जाता था, तो इसका पहला नाम जो था, पहले इसे जाना जाता था हेली नेशनल पार्क के नाम से। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत पुराना है, 1936 ईस्वी में ही इसे बनाया गया था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क को 1936 ईस्वी में ही बनाया गया था, जिसे 1954 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानने लगा। इसका नामकरण कर सकते हैं 54 में। उसके बाद अब इसे एक और नाम मिला है, इसे नाम मिला है रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से अब यह जाना जाएगा। नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से अब यह जाना जाएगा। और यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखेंगे अगला सवाल 20, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ये मंदिर जो है इस पर जरूर आप याद रखें, खजुराहो का मंदिर, अभी आपने देखा महाबलीपुरम का मंदिर, ठीक है, एलोरा की गुफा, किसने, ये किस शासक के द्वारा किसने करवाया, ये सारी चीजों को आप याद कर लें। ये चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। अब यहाँ 21 नंबर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाँ, ये बहुत इजी सवाल है, तो ये हो जाएगा 1.3 सेकेंड का समय मात्र लगता है। आगे देखें, एक नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, किसने दिया था ये नारा? बहुत आसान है, अगर जय जवान और जय किसान की बात करें तो ये जो दिया गया था ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। लेकिन इसमें जय विज्ञान को जोड़ा गया, तो ये कौन है? ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। आगे देखें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत ये कब लौटे थे? तो वो तिथि है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और यही कारण है कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 2 साल में मनाया जाता है, प्रत्येक 2 साल में मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखें, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 साल में मनाते हैं। आगे देखेंगे 24 नंबर, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात की जा रही है, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। हर चीज को आप याद रखें, क्वेश्चन कोई भी हल्का नहीं होता है, आप जानते हैं तो हल्का है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कठिन है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत प्रैक्टिस करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं, फिर भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलवाएगी। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन किया गया था 1916 में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्षता की अगर बात करें तो लखनऊ की जो अध्यक्षता की गई थी ये अंबिका चरण
मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, पैचअप हुआ था, समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज को याद रखें। और उसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1885 ईस्वी में की गई थी। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है, एक खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस खाड़ी के नाम से जाना जाता है, मन्नार की खाड़ी। 27, निम्न में कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में यह स्थित है अरावली पर्वत। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जा रही है तो गुरु शिखर है। और गुरु शिखर पर ही क्या है, माउंट आबू मंदिर का निर्माण किया गया है गुरु शिखर पर ही। आगे देखेंगे 28 नंबर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 20वीं शताब्दी के शुरू में ही हो गया था, कह सकते हैं 1901 1902 में। और उस समय से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, जिसकी शुरुआत की गई थी 1969 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल जो दिया गया था 1969 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों प्रैक्टिस हम बार बार कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है, वो लेवल जो बनता है वो प्रैक्टिस से बनता है, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं बनता है। रट्टा से कंफ्यूजन ही उत्पन्न होगा। इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दें, जितना पढ़ें उसका प्रैक्टिस जरूर करें। और हाँ दोस्तों, ये जब इस तरह से पढ़ें तो पढ़ने के बाद अपने आप में एक निष्कर्ष निकालें कि आप क्या हैं, कितने पानी में हैं, आपने कितने प्रश्न का सही जवाब आप दे सकते हैं, कितने आप नहीं जानते हैं, और वो किस क्षेत्र से है। कहने का मतलब है किस टॉपिक से है जो आप नहीं जान रहे हैं, उस टॉपिक को मजबूत कर लें। ठीक है, अब 29 नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। 1912 में एक अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी, और यह किसने किया था, तो यह किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। आगे देखें, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। घास के मैदान को जरूर याद रखें। ठीक है, जलधारा को याद रखें, गर्म और ठंडा दोनों को याद रखें, ये विश्व में आ जाएगा। तो सवाना घास का मैदान कहाँ है, ये अफ्रीका में है। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो जाहिर सी बात है अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देता है, किससे देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना इस्तीफा किसे देगा, राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे 32, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। परमाणु घर, ये जो प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना की बात की जा रही है, तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। अमेरिका के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, और यह बने थे 1887 ईस्वी के अधिवेशन में। 1887 के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। 34 कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। सबसे पहला जो संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में 1951 में किया गया था, 1951 ईस्वी में। अब देखें
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इससे पहले जाने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पहले क्या नाम हुआ करता था। तो पहले इसका क्या नाम हुआ करता था? ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, फिर ई यानी कि डबल ई एस्टैब्लिशमेंट और ट्रॉम्बे, ठीक है, AEET के नाम से यह जाना जाता था पहले, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1954 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। ए से क्या होता था? ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, ई से फिर इस्टेब्लिशमेंट, टी से ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे जो कि कहाँ है? ट्रॉम्बे जो कि मुंबई में है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रॉम्बे में इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया, जिसे शॉर्टकट में BARC कहा जाता है। बी से भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च, ठीक है, आर से रिसर्च, और सी से कहा जाता है सेंटर, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के नाम से यह जाना जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। और यह कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है। इसे पहले AEET के नाम से जाना जाता था। 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो नाम दिया गया था 1966 ईस्वी में दिया गया था, इसे भी आप नोट कर लें। 1928 के जो बारदोली आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की जो उपाधि दी गई थी, सरदार की जो उपाधि इन्हें दी गई थी, सरदार की उपाधि जो इन्हें दी गई थी, ये दी गई थी किनके द्वारा? तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा यह उपाधि दी गई थी। याद रखना है, सरदार की जो उपाधि इन्हें दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में शामिल होने के कारण दी गई थी, और वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी सरदार को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे देखेंगे 37, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेहद आसान है, लोक नृत्य याद रखें, लोक नृत्य याद जरूर रखें, तो उत्तर प्रदेश का है। आगे 38, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राज तरंगिणी किनके द्वारा लिखा गया है? पहले ये जान लें। तो ये कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है राज तरंगिणी, और इसमें जो वर्णन किया गया है ये कश्मीर राज्य का वर्णन किया गया है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। 39 देखें, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए, अगर आप एक चीज जानते हैं कि भारत मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा का कहने का मतलब है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। याद रखना है, 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आंसर हम इसलिए बताए यहाँ पे क्योंकि 82.5 डिग्री को अगर हम 5.5 घंटा कैसे होगा ये हम बताते हैं। तो 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर में होता है, तो 82.5 डिग्री है, और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 5.5 घंटा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा होती है, याद रखना है। आगे देखें 40 नंबर, कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। आयोडीन ये सवाल है। आगे 41 नंबर, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो यह अनुपात होता है 1:8। 42 नंबर सवाल, पीतल में कौन सी धातु होती है? मिश्र धातु को याद कर लें, कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, उसी तरह से पीतल हो गया। तो इन सारी चीजों को जरूर आप याद रखें। तांबा एवं जस्ता,
पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा एवं जस्ता की धातु मिली हुई होती है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस जनपद से है पूछा जा रहा है, यानी कि इनका जन्म कहाँ है, कहाँ ये पले बढ़े, ये बताना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान किस चीज से संबंधित थे? तो ये शहनाई वादन से संबंधित थे, शहनाई वादन। ठीक है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से है। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न जो दिया गया था ये 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के लिए 2001 ईस्वी में। और ये अगर जनपद की बात की जा रही है तो ये वाराणसी में पले बढ़े हैं। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। देखिए नोबेल पुरस्कार 4-5 आए हैं और उसको याद रखना है किस क्षेत्र में और कब। तो ये भौतिक विज्ञान में पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये कौन है? ये सीवी रमन है। ठीक है, ये रमन इफेक्ट के लिए इन्हें दिया गया था, इसे हम करवा चुके हैं। रमन इफेक्ट के लिए इन्हें दिया गया था 28 फरवरी 1930 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। 28 फरवरी 1930 ईस्वी को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार ये पाने वाले पहले भारतीय थे और 28 फरवरी 1930 को दिया गया था। यही कारण है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद करें। इनसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 ईस्वी में। 45 चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। देखिए चिकित्सा में जो दिया गया था ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। चिकित्सा में किन्हें दिया गया था? हरगोविंद खुराना को दिया गया था और यह दिया गया था 1968 ईस्वी में। 1968 1968 ईस्वी में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये भी याद रखना है, ये जेनेटिक कोड की व्याख्या करने हेतु दिया गया था इन्हें, और प्रोटीन के संश्लेषण में जो इन्होंने अध्ययन किया था उनके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और प्रथम भारतीय जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे तो ये थे अमर्त्य सेन। और ये कब पाए थे? 1997-98 ईस्वी में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल दिया गया था। आगे देखेंगे 47 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है। तो भारतीय महिला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह दिया गया था 1979 ईस्वी में। यह कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला बनी थी मदर टेरेसा, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। और इन्हें किस लिए दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। 48 देखें, कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? दर्रा की बात की जा रही है, तो ये माना पास दर्रा है। और माना पास दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे 49, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो यह है अन्नायमुड़ी। ये अन्नायमुड़ी कहाँ है? केरल में है। ये अन्नामुड़ी कहाँ है? केरल में है। और ये किस पहाड़ी पे है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। ठीक है, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी भी है वहाँ पे, जिसको कार्डमम पहाड़ी भी है, वहाँ इलायची पहाड़ी एक ही हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आज का अंतिम सवाल, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की दूरी पूछ रहा है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, किलोमीटर कह सकते हैं इसे, 876 किलोमीटर की दूरी है कन्याकुमारी और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक और
कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, यही हमारी पूंजी है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।